अध्याय 101 सृजन का प्रतीक और सृजन का मंदिर। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं जब मैंने दर्पण में अपनी पीठ के प्रतिबिंब को देखा, जो एक त्रिभुजाकार आकृति थी जिसके तीन ओर एक वृत्त बना हुआ था और मेरी आंखों में प्रतिबिंबित हो रहा था। यह क्या है? मैंने उत्सुकता से सोचा। ये प्रतीक मेरे स्वप्न में देखे गए प्रतीक जैसा ही था। ये स्पष्टतः मेरे लिए अपरिचित था, तथापि विचित्र रूप से यह मेरे लिए परिचित भी था। मुझे नहीं पता कि आखिर क्या हो रहा है। ये प्रतीक यहाँ क्यों रखा गया था? इसका क्या अर्थ है? और इसका उस व्यक्ति, सृष्टि के ईश्वर से क्या संबंध है? मुझे यकीन है कि इसका उससे कोई न कोई संबंध अवश्य है, क्योंकि उसके महल में इस प्रतीक का चित्र बना हुआ है। मैं सृष्टि के ईश्वर के बारे में विस्तार से जानना नहीं चाहता था, क्योंकि वह अभी कुछ बताना नहीं चाहती थी, लेकिन इस स्थिति में मुझे लगता है कि मेरे पास वास्तव में कोई और विकल्प नहीं है। मैंने मन ही मन कहा। मैंने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और अपने और आलिया के बीच आत्मिक अनुबंध पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे वह संबंध और मजबूत हो गया। जब मुझे लगा कि हमारी आत्मा के बीच का संबंध मजबूत हो गया है, तो मैंने तुरंत ही टेलीपैथी का उपयोग करके आलिया से संपर्क किया। आलिया, क्या तुम वहाँ हो? क्या तुम मुझे सुन सकती हो? हर तो क्या कुछ गड़बड़ है? आलिया की हैरान आवाज ने जवाब दिया। ये देखकर कि मेरी आवाज उस तक पहुंच पाई है, मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। हाँ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कुछ पूछना चाहती हो? तुम कहती हो। अरे रुको, मुझे ये मत बताना कि तुम्हें नहाने में मेरी मदद चाहिए। मुझे लगा था कि उस सीमा को पार करने में हमें महीनों लग जाएंगे, उसने कहा। उसके विचार सुनकर मैं आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। सच कहूँ तो वह वैसे भी प्यारी और खूबसूरत है। अगर वह अपना मुंह बंद रखे तो उसका आकर्षण बेकाबू हो जाएगा। अरे, क्या तुमने अभी अभी कुछ असभ्य बात सोची? उसने रूठते हुए पूछा। ठीक है, हमारे मन और आत्मा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए भले ही मैं इसके बारे में ज्यादा सचेत न भी रहूं, फिर भी वह मेरे विचार सुन सकती है। नहीं, ये सिर्फ आपकी कल्पना थी। मैं वास्तव में चाहता हूं कि आप यहाँ आएं। यहाँ कुछ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मैंने वाक्पटुता से कहा और कुशलतापूर्वक बातचीत को उस परेशानी भरे रास्ते से हटा दिया जिस ओर बातचीत बढ़ रही थी। ऐसा लगता है कि यह उपाय काम कर गया, क्योंकि अब उसकी आवाज अधिक खुश लग रही थी। मैं समझता हूँ, आप सही कह रहे हैं, यह शायद मेरी कल्पना मात्र थी, लेकिन चूंकि आपने मुझे सुंदर और आकर्षक कहा है, इसलिए मैं इसे वैसे भी जाने दूंगा। आप जो भी मुझे दिखाना चाहते हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं 1 सेकंड में वहां पहुंच जाऊंगा। लेकिन उससे पहले तो तुमने कहा था कि तुम नहाने जा रही हो, है ना? प्लीज मुझे बताओ कि तुमने क्या कपड़े पहने हैं, है ना? मुझे नहीं लगता कि अभी हमें एक दूसरे को उस तरह देखने का समय आया है, आलिया ने काफी शर्मिंदा होते हुए कहा। उसका सवाल सुनकर मेरे मुंह का कोना कई बार फड़क उठा, क्योंकि मुझे समझ नहीं रहा था कि उसके अचानक सवाल पर हंसूं या रोऊं। क्या ये लड़की सचमुच सोचती है कि मैं किसी के सामने इस तरह दिखूंगी? हालांकि मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि कुछ क्षण पहले वह सचमुच एक शर्मिंदा युवती की तरह लग रही थी। काश वह हमेशा ऐसी ही रहती। मैंने तुरंत अपना सिर हिलाया और उसके प्रश्न को अनसुना करके आगे बढ़ने का निर्णय लिया। क्या आप अभी यहाँ पहुँचेंगे? ठीक है, एक क्षण रुको। हमारे बीच का टेलीपैथी संपर्क उसी समय टूट गया जब हल्की हवा चली और आलिया की भव्य आकृति तुरंत बाथरूम के अंदर प्रकट हो गई। उसके हरे बाल उसकी पीठ पर धीरे धीरे लहरा रहे थे, जबकि उसका हल्का गाउन उसके शरीर से कसकर चिपका हुआ था, जिससे उसके गाउन के नीचे छिपा हुआ एक प्रभावशाली वक्र दिख रहा था। उसकी पन्ने जैसी आंखें सबसे महंगे आभूषण की तरह चमक रही थीं। हालांकि जब आलिया पहली बार मेरे सामने आई तो मेरी त्वचा पर बने निशान ने उसका ध्यान तुरंत आकर्षित कर लिया और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। ये सृष्टि का प्रतीक है। क्यों? ये स्वयं को क्यों प्रकट कर रहा है? इसे इस समय प्रकट नहीं होना चाहिए था, वह असमंजस में बोली। सृष्टि का प्रतीक? हाँ, मैं समझ गई। जैसा कि मुझे संदेह था, ये पहली बार नहीं था जब उसने ये चिन्ह देखा था। उद्धरण चिन्ह। ऐसा लगता है कि आप इन चिन्हों से परिचित हैं। क्या आप इनका अर्थ विस्तार से बता सकते हैं? मैंने पूछ लिया। अच्छा, सृजन का प्रतीक एक ऐसा चिन्ह है जो टैटू की तरह ही पहना जाता है, जो हमेशा सृजन के देवता के शरीर को सुशोभित करता रहा है। हालांकि ये केवल एक सहायक वस्तु से कहीं अधिक है। सृजन के प्रतीक के साथ सृजन के मंदिर तक पूरी पहुंच संभव है, उसने पूरी गंभीरता से समझाया। वह मंदिर अरबों वर्षों से अस्तित्व में है, देवताओं के युग से भी पहले। सृष्टि के देवता ने अपनी सभी कलाकृतियां और अन्य सामान वहीं छोड़ दिया था। तो हमें भविष्य में किसी समय वहां जरूर जाना चाहिए।
मुझे यकीन है कि तुम्हें वहाँ कई मूल्यवान कलाकृतियाँ मिलेंगी जो तुम्हें और भी मजबूत बनने में मदद करेगी। वह बोलती रही, उसका सुंदर चेहरा कठोर भाव में बदल गया। शक्तिशाली कलाकृतियाँ प्राप्त करने के विचार से उत्तेजना से मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यदि निकट भविष्य में मुझे विनाश के देवता का सामना करना है तो मुझे अधिक शक्ति की आवश्यकता होगी। मेरा वर्तमान स्तर पर्याप्त नहीं है। शायद वहाँ कोई ऐसा हथियार हो जिसका इस्तेमाल मैं दूर भविष्य में कर सकूं। अगर ऐसा है तो मुझे उसे हासिल करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने अपनी मुट्ठी भींच ली और मेरे अंदर दृढ़ संकल्प की तीव्र भावना भर गई। मैं समझ गया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह मंदिर वास्तव में कहाँ स्थित है? मैंने उत्सुकता से सिर झुकाते हुए पूछा। आलिया के चेहरे पर गंभीरता बनी रही और बोलने से पहले उसने धीरे से गहरी सांस छोड़ी। ये विश्व के पूर्वी भाग में इस महाद्वीप से दूर एक निर्जन द्वीप पर स्थित है। ... मैं समझता हूँ, जब भी हमें मौका मिलेगा हम वहाँ जा सकते हैं। मैंने अपने रेशमी बालों को सहलाते हुए कहा। हालांकि अभी वहाँ न जा पाना निराशाजनक है, लेकिन जल्दबाजी आगे चलकर हमारे लिए कई अनपेक्षित समस्याएं खड़ी कर सकती है, इसलिए उस मनहूस दिन के लिए पूरी तरह तैयार रहना ही बेहतर है। मैंने मन ही मन सोचा। मैं ये देखे बिना नहीं रह सकी कि आलिया के चेहरे पर एक बेरुखी सी थी, मानो वह किसी बात को लेकर बहुत चिंतित हो। वे निशान, क्या ये हो सकता है कि वे उस समय अचानक जागने वाले देवकोर के कारण अब दिखाई दिए हों? उद्धरण चिन्ह। वह अपने आप में कुछ बुदबुदा रही थी, हालांकि मैं समझ नहीं पाया कि वह क्या कह रही है, इसलिए मैंने अपना सिर झुका लिया और मेरे चेहरे पर एक संदिग्ध भाव था। जैसे ही हमारी नजरें मिली, कुछ सेकंड पहले उसके चेहरे पर जो परेशानी थी वह अचानक गायब हो गई, मानो ये सब झूठ हो। इसके स्थान पर उसकी सामान्य लापरवाह मुस्कान आ गई। आलिया, तुम क्या सोच रही थी कि ऐसा मुंह बना रही हो? मैं वास्तव में उत्सुक था, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, किसी कारणवश मैं पूछने में झिझक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं गहरे में कुछ चल रहा हो। मुझे पता था कि कुछ क्षण पहले वह उदास क्यों दिख रही थी। कितना अजीब एहसास है। उद्धरण चिन्ह ... जब आलिया ने मेरी बुदबुदाहट सुनी तो वह असमंजस में मेरी ओर देखने लगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खैर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सृष्टि के मंदिर का क्या उद्देश्य है? हाँ, सृष्टि के मंदिर का निर्माण सृष्टि के देवता ने अपने कई रहस्यों को छुपाने के लिए किया था। बहुत कम लोग ही हैं जो उसके रहस्यों से वाकिफ हैं। मुझे अनुमान लगाने दीजिए, वह आप और अन्य आत्माएं तथा तत्व देवियां होंगी, है ना? मैंने पूछ लिया। है, हाँ, लेकिन वास्तव में दो और भी हैं जिनका आपने उल्लेख नहीं किया, उसने बड़े ही वाक्पटुता से समझाया। कुछ पल के लिए उसके चेहरे पर चिंतन का भाव छा गया। हालांकि मैं उसे जल्दी से विचारों के सागर से बाहर ले आया। दो और? आप बताए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वे कौन हैं? प्रकाश की रानी और बर्फ की देवी, आलिया ने समझाया। ये नाम कुछ खास याद नहीं आते। उद्धरण चिन्ह। सृष्टि के मंदिर के बारे में जानने के लिए उन्हें सृष्टि के देवता के बहुत करीब होना चाहिए था, लेकिन जब आलिया ने बर्फ की देवी की उपाधि का उल्लेख किया तो उसके सुरुचिपूर्ण चेहरे पर एक कड़वाहट भरी अभिव्यक्ति उभर आई। क्या उसके और बर्फ की देवी के बीच कुछ हुआ था? मैं सोच रहा था, जबकि मेरा चेहरा उलझन में उलझ गया था। वैसे भी जिस द्वीप पर मंदिर स्थित है वह एक शक्तिशाली अवरोध से घिरा हुआ है जिसे एक सामान्य मनुष्य पार नहीं कर पाएगा। अवरोध के प्रभाव ने पूरे द्वीप को पूरी तरह से छिपा दिया है। बिना किसी आवश्यकता के किसी के लिए भी मंदिर को देखना असंभव है, उसने समझाया। यह उन सभी के लिए एक एहतियात है जो इसके अस्तित्व के बारे में जानते हैं और मंदिर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अब तक केवल सृजन के देवता ही वहां तक पहुंच पाते थे, लेकिन ये देखते हुए कि आप सृजन के देवता के पुनर्जन्म हैं और अब आपके ऊपर सृजन का प्रतीक भी स्थापित है, आपको वहां तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। आलिया ने थोड़ी उलझन भरी मुस्कान के साथ अपनी व्याख्या समाप्त करते हुए कहा। मैं समझता हूँ। खैर, मुझे लगता है कि जब तक मैं वहां सुरक्षित पहुंच सकता हूँ तब तक कोई समस्या नहीं है, लेकिन यदि सृजन के देवता के पास सृजन का एक मंदिर था तो क्या इसका मतलब यह है कि विनाश के देवता के पास भी एक था और अन्य देवताओं के लिए भी यही बात है? ऐसा कोई नहीं है जो संभवतः इस प्रश्न का उत्तर दे सके। शून्य के अनुसार विनाश के देवता आत्मा के निर्माण से पहले ही मर गए थे, इसलिए आलिया को इसका उत्तर नहीं पता होना चाहिए। मैं समझता हूँ।
हम निश्चित रूप से उस मंदिर को ढूंढ लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अंततः आत्मिक कलाओं में अपना प्रशिक्षण शुरू करना चाहूंगा। ये कैसा लगेगा? ये बहुत अच्छा लगता है। जादू और अपने मूल तत्वों को नियंत्रित करने की क्षमता तथा मन और आत्मा कलाओं में हेरफेर करने की क्षमता और दुनिया की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा में हेरफेर करने की क्षमता के साथ आप निश्चित रूप से बहुत अधिक शक्तिशाली बन जाएंगे। आलिया ने खुशी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं समझ गई। ये सुनकर मैं उस पर व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरने लगी। फिर मैंने अपनी पीठ मोड़ ली और फिर एक बार उलझन भरे चेहरे के साथ अपने दाहिने हाथ को देखा। मां निश्चित रूप से गुज पर चिल्लाएगी, है ना? मैं बस यही कल्पना करके आहें भरने लगा। ओह, मैं नहाने जा रहा हूँ। अब तुम वापस जा सकते हो, मैंने आलिया को अपने पीछे देखकर कहा। मेरी बात सुनकर उसने प्यार से अपने होंठ फुला लिए। क्या आप अपनी होने वाली मंगेतर के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? कम से कम मुझे आपकी पीठ धोने तो दीजिए। उद्धरण चिन्ह ... आप, उसकी चिढ़ाने वाली बात से मेरी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। अगर मेरी मंगेतर ऐसी खराब पर्सनैलिटी वाली होती तो मैं हमेशा के लिए अकेली रहना पसंद करती। मैं कहना तो चाहती थी, पर यह शब्द जोर से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। तुम्हें पता है कि एक दिन मैं तुम्हें जरूर अच्छी पिटाई दूंगा, मैंने धमकी भरे स्वर में कहा। हे, आप जब चाहे कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपके खिलाफ मामला दर्ज करा दूंगी, उसने अपने बालों की आगे की लटों से खेलते हुए शरारत से कहा। जल्द ही उसका शरीर हवा में बिखर गया और उसकी उपस्थिति बाथरूम। फिर मैं शॉवर में कूद गया और ठंडे पानी को अपने शरीर पर गिरने दिया। गायब हो गई। मैं अपनी बांह पर अजीब लेखन को देखने से खुद को नहीं रोक सका। ऐसा लगता है कि यह प्राचीन अक्षरों में लिखा गया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह क्या लिखा। मैं मदद नहीं कर सका, लेकिन ये जानने के लिए उत्सुक था कि वे क्या कहते हैं। लेकिन वे सभी प्रश्न थे जिनका उत्तर अंततः दिया जाने वाला था। अभी मुझे मजबूत बनने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। पहला कदम ये सीखना है कि आध्यात्मिक ऊर्जा को कैसे नियंत्रित किया जाए। उद्धरण चिन्ह। मैंने मन ही मन बुदबुदाया। अध्याय 102 आलिया की चिंताएं। जब आलिया ने हारुतो से अलग होने का निर्णय लिया तो उसने आचना और बेन के घर के बाहर अपना भौतिक शरीर प्रकट किया। उसने गांव में लंबी सैर करने का निर्णय लिया, जो काफी समय से बिछड़े हुए ग्रामीणों की चहल पहल से भरा हुआ था। जब वह शहर से गुजर रही थी तो शांत रात्रि हवा उसकी त्वचा से टकरा रही थी, जिससे उसके चिकने हरे बाल उसकी पीठ पर बिखर रहे थे। जब वह गांव के केंद्र की ओर जा रही थी, जहां अभी भी बहुत से लोग बाहर थे, तो उसे कुछ ग्रामीणों ने रोक लिया, जिन्होंने उसे अपने रक्षक के रूप में पहचान लिया था। ओह, लेडी आलिया, आपको फिर से देखकर अच्छा लगा। क्या आप हमारे गांव वालों की वापसी के जश्न में हमारे साथ शामिल होंगी? एक बूढ़े आदमी ने, जो मैले कुचले कपड़े पहने हुए था, पूछा। उसका प्रश्न सुनकर आलिया के होंठ खुल गए और वह धीरे से मुस्कुराई। हाँ, हम दावत में शामिल होंगे। हालांकि हम परसों ही चले जाएंगे, आलिया ने जवाब दिया। मैं समझता हूँ कि हम आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं, बूढ़े आदमी के बगल में खड़ी एक अधेड़ उम्र की महिला ने कहा। आलिया ने धीरे से अपना सिर हिलाया। वह ये सोचने से खुद को नहीं रोक सकी कि गांव के आसपास का माहौल बहुत अच्छा था, लेकिन इसके बावजूद, हालांकि अभी भी कई ग्रामीण अपने प्रियजनों की मौत पर शोक मना रहे थे, क्योंकि वे सभी अपहृत ग्रामीणों को भूतों के भाग्य से बचाने में सक्षम नहीं थे। सिसकियां सुनकर, जो मुश्किल से सुनाई दे रही थी, आलिया दुखी होकर आह भरने से खुद को नहीं रोक सकी। उसके दिमाग में इतने सारे अलग अलग विचार चल रहे थे कि उन विचारों पर नियंत्रण रख पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। सृष्टि के प्रतीक का प्रकट होना, मुझे आश्चर्य है कि क्या ये किसी अच्छे या बुरे का संकेत है, उसने मन ही मन सोचा। सच तो यह है कि उसने हारुतो को उसकी त्वचा पर पड़े निशान के बारे में सब कुछ नहीं बताया था। वे न केवल सृष्टि के मंदिर में प्रवेश करने की कुंजी थे, बल्कि वे सृष्टि के ईश्वर द्वारा बनाए गए उच्चतर लोकों तक पहुंचने के लिए भी आवश्यक थे। अब जबकि सृष्टि के प्रतीक ने स्वयं को प्रकट कर दिया है, तो हारुतो की दिव्य आभा अब पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक बढ़ गई होगी। अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है, तो अन्य तात्विक आत्माएं भी इसमें शामिल हो जाएंगी। तात्विक देवियों का भी इस पर ध्यान देना कोई अजीब बात नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह। वह उदासीनता से बुदबुदाए। इस समय आत्माओं के बीच संबंध मूलतः सबसे निचले स्तर पर है। वे अक्सर लड़ते नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप न करने का निर्णय लिया। जहाँ तक तत्व देवियों का प्रश्न है, उनके लिए व्यवहारिक रूप से एक दूसरे के संपर्क में आने का कोई अवसर नहीं था। आलिया को वास्तव में याद नहीं था कि उसने उनमें से किसी को आखिरी बार कब देखा था,
लेकिन हारुतो की उपस्थिति से उसे लगभग यकीन हो गया था कि वे देर सवेर उसकी ओर बढ़ेंगे। आज से 300 साल बाद मेरा पुनर्जन्म होगा। कृपया मेरे पुनर्जन्म वाले संस्करण की देखभाल करें और उसे अच्छी तरह प्रशिक्षित करें, आलिया। ये वो आखिरी शब्द थे जो उसे उस इंसान के याद थे जिसे वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी। आलिया ने अपना सिर ऊपर उठाकर तारों भरे आसमान की तरफ देखा। फिर वह चलती रही और उसके विचार आगे बढ़ते रहे। अंततः वह धुंधले प्रकाश वाले जंगल में पहुंच गई। कभी कभी जानवर, कीड़े और राक्षस की आवाजें सुनाई देती थीं। आह, मैं क्या करना चाहता हूँ। चाहे अंत में कुछ भी हो, मैंने अपना मन बना लिया है। मैं हारुतो का साथ दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, उसने अपनी मुट्ठी कसकर भींचते हुए कहा। लेकिन फिर अचानक उसने अपना सिर अंधेरे में डूबे जंगल के पश्चिमी हिस्से की ओर घुमाया। पेड़ों की आवाज के साथ साथ झाड़ियों की सरसराहट भी सुनाई देने लगी। आलिया ने अचानक अपना हाथ उठाया और हवा का रुख मोड़ते हुए अपने चारों ओर एक अदृश्य अवरोध बना लिया। धमाका! आसपास के क्षेत्र में भयंकर हवा चली और पेड़ गिर गए तथा अलिया की विंडशील्ड बर्फ के एक बड़े समूह से टकरा गई, जिससे अलिया के चारों ओर 20 त्रिज्या का क्षेत्र पूरी तरह से जम गया। जैसा कि एक नीच जानवर से उम्मीद की जाती है, निश्चित रूप से आप ऐसी चालें चलेंगे, आलिया ने थोड़े मजाकिया लहजे में कहा। जंगल की पश्चिमी दिशा में देखते हुए उसकी पन्ने जैसी आंखें चमक उठीं। जल्द ही अंधेरे के बीच एक व्यक्ति की आकृति आंखों को दिखाई देने लगी। झाड़ियों में सरसराहट होने लगी, क्योंकि पौधों को रौंदते हुए पैरों की आवाज सुनाई देने लगी। एक आत्मा को किसी को नीची नजर से नहीं देखना चाहिए। नाखुश निकिता ने झुंझलाहट में नाक से खर्राटे लेते हुए कहा, अपनी बाहें अपनी कामुक छाती के नीचे मोड़ ली, जिससे अनजाने में उसके भरे हुए स्तन हल्के से हिल गए। ये देखकर आलिया की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। गुह, क्या वह दिखावा कर रही है? निकिता को घृणा से घूरते हुए उसने सोचा। हालांकि आलिया दिखने में बहुत खूबसूरत है और उसका शरीर भी ऐसा था जिस पर कोई बहस नहीं कर सकता, फिर भी उसका रूप रंग थोड़ा बचकाना था। सुंदर और शांत निकिता के साथ उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती थी। सामान्यतः आलिया अपनी किशोरावस्था के दौरान एक छोटी बच्ची की तरह दिखती थी, जबकि निकिता अपनी किशोरावस्था के अंतिम चरण में होने के बावजूद एक परिपक्व महिला की तरह दिखती थी। धिक्कार है इस औरत पर, जब मैंने उसे देखा तो मुझे पता चल गया था कि वह अंतिम बॉस है। आलिया ने झुंझलाहट में जीभ चटकाए, जबकि वह अंदर ही अंदर निराश महसूस कर रही थी। आकर्षण के आधार पर निकिता से अपनी तुलना करने पर वह खुद को हीन महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाती थी। क्या तुम मुझे ऐसे देखना बंद कर सकते हो? ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे सिर्फ मेरे अस्तित्व के लिए ही टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हो? क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया है? निकिता ने अपनी भौहें उठाते हुए पूछा। कुछ नहीं। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम क्या चाहते हो, और तुमने अभी मुझ पर हमला क्यों किया? खैर, जब मैं गांव में घूम रहा था तो मैंने तुम्हें इस तरफ आते देखा और सोचा कि तुम्हारा हालचाल पूछ लूं। ऐसा नहीं है कि मैं चिंतित था या कुछ और, मैं तो बस ये जानने को उत्सुक था कि तुम क्या कर रहे हो। निकिता ने कुछ शर्मिंदा होकर कहा। उसके बर्फ जैसे सफेद गाल लाल रंग में रंगे हुए थे और उसकी पुतलियां बेचैनी से इधर उधर घूम रही थी। हालांकि उसने कहा कि वह चिंतित नहीं थी, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया से स्पष्ट था कि वह चिंतित थी। ये देखकर कि आलिया के होठों पर हल्की सी खुशी भरी मुस्कान उभर आई थी, उसने जल्दी से उसे छुपा लिया। फिर वह निकिता के पास जाकर उसे प्यार से गले लगाने लगी। तुम क्या कर रहे हो? शर्मिंदा निकिता ने कपड़ों के ऊपर से आलिया के शरीर की गर्मी महसूस करते हुए गुस्से से चिल्लाया। आलिया ने उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, वह बस उसे गले लगाती रही और निकिता की लोमड़ी की पूंछ की कोमल अनुभूति का आनंद लेती रही जो उसकी त्वचा से टकरा रही थी। दोनों कई मिनट तक ऐसे ही रहे, जब तक कि आलिया ने अपना मुंह नहीं खोल दिया। ... हे निकिता, मुझे लगता है कि हारुतो को साझा करना हमारे लिए ठीक है, आइए हम मिलकर उसका समर्थन करने की पूरी कोशिश करते रहें। आलिया ने धीमे स्वर में फुसफुसाया। उसके दिल में दृढ़ संकल्प की भावना भरती रही। हालांकि वह भविष्य को लेकर बहुत चिंतित थी, फिर भी अभी वह बस इतना ही कर सकती थी कि उसके साथ रहकर उसका साथ देती रहे। आलिया ने आंखें बंद कर लीं। लेकिन अरे आलिया, क्या तुम मेरी पूंछ छोड़ सकती हो? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि वे बहुत संवेदनशील हैं। निकिता की चीख उदास जंगल में गूंज उठी, जो रात की हवा में उड़ते पत्तों की सरसराहट से गूंज रही थी। पूरा इलाका बर्फ से ढका हुआ था और जगह सफेद रंग में रंगी हुई थी। महाद्वीप का उत्तरी इलाका सबसे खतरनाक माना जाता था, जहां न सिर्फ हर समय बर्फबारी होती रहती थी,
बल्कि इसका ठंडा तापमान उन लोगों को तुरंत ठंड से जमा सकता था जो इसके कठोर मौसम का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे। महाद्वीप के उत्तरी भाग में कई छोटे देश थे, लेकिन उनमें से केवल एक ही ऐसा था जिसने अपनी स्थापना के बाद से सर्वोच्च शासन किया था, ज़ेस्ट्रल किंगडम, जो महाद्वीप के सबसे खतरनाक देशों में से एक था। अन्य राष्ट्रों पर हमला करने के अपने क्रूर कार्यों के लिए, लेकिन उत्तरी क्षेत्र सबसे खतरनाक जानवर और राक्षस का घर था जिसका सामना कोई भी कर सकता था। यही कारण है कि यह कहा जाता है कि केवल मजबूत ही जीवित रह सकता है जबकि कमजोर मर जाएगा। ज़ेस्ट्रल किंगडम के केंद्र में एक ऊंचा राजसी महल खड़ा था, जो ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ से बना हो, क्योंकि सूर्य की किरणें इसकी सतह पर चमक रही थी। यह एक सुंदर दृश्य था जो इसे देखने वाले किसी भी व्यक्ति को आसानी से मोहित कर सकता था। महल के कई कमरों में से एक के अंदर पहली राजकुमारी थी जो अपनी किशोरावस्था के मध्य में थी। उसके बाल थोड़े लंबे चांदी जैसे थे, उसकी आंखें सुंदर चांदी के रंग की थीं जो उसके बालों के समान थी, जो कि एक तरफ फूलों की क्लिप से सजाए गए थे। आह प्यारे पिताजी, आखिर क्या सोच रहे हैं? युद्ध के रास्ते पर जाने के बजाय क्या हमें अपने राज्य के लिए शांति प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए? वह बहुत निराश होकर बोली, जैसे ही वह पीछे की ओर गिरी और उसका शरीर बिस्तर पर गिर गया। उसके सुंदर चांदी जैसे बाल बिखर गए और बिखर गए। उसने अपने पिता को शांति के मार्ग पर चलने के लिए मनाने की अनगिनत कोशिश की, क्योंकि यही वह रास्ता था जो उसकी दिवंगत माँ चाहती थी। लेकिन उसके पिता पूरे देश की सत्ता और नियंत्रण को हथियाने की अपनी महत्वाकांक्षाओं के बारे में पूरी तरह से गंभीर थे। यह एक खतरनाक और मूर्खतापूर्ण सपना था। रईस और मंत्री भी उसके पिता के साथ इस योजना में शामिल थे, इसलिए किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, ये सोचकर कि वह अभी भी बचकानी है और युद्ध और राजनीति को नहीं समझती। राजकुमारी सचमुच अकेली महसूस कर रही थी। उसे बुलाए गए नायक से मिलने की भी अनुमति नहीं थी। मैं क्या करने जा रहा हूँ? उसने अपना शरीर ऊपर उठाते हुए बुदबुदाया। अचानक एक छोटा सा जीव उसकी गोद में आकर बैठ गया और वहां दुबक गया। ये जीव एक हानिरहित बिल्ली जैसा दिखता था, लेकिन इसका फर बर्फ की तरह सफेद था। उसकी आंखें तारों रहित रात के आकाश की तरह काली हैं। चांदी के बालों वाली लड़की ने धीरे से उसके बालों को सहलाया। हे, मुझे सचमुच बहुत दुख है स्नो, तुम सही हो कि तुम अभी भी मेरे पास हो, है ना? उन्होंने कहा कि खिड़की से बाहर देखने से पहले बाहर से संकेत मिल रहे थे कि बर्फीला तूफान धीरे धीरे आ रहा है, जो उत्तरी क्षेत्र में आम बात है। फिर वह भविष्य के बारे में सोचते हुए सफ़ेद बिल्लियों के बालों को सहलाती रही। अल्बर्टा और ज़ेस्ट्रल के बीच युद्ध धीरे धीरे नज़दीक आ रहा था। एक ऐसा युद्ध जो राष्ट्रों को हमेशा के लिए बदल देगा। कदफ्ता का दूसरा अवतारा अध्याय, दावत शुरू और लूसिफर का स्थित। अध्याय 103, दावतें शुरू और लूसिफर की स्थिति, भाग 1। जब मैं बेन और आटना तथा अलिया और निकिता के घर की परिधि के बाहर खड़ा था, तो एक शांतिपूर्ण रात्रि हवा मेरी त्वचा को छू रही थी। बेन निवास के एक स्थान पर, जहां एक बड़ा खुला स्थान था, जहां एक विशाल वृक्ष के नीचे कई लकड़ी की मेजें और कुर्सियां रखी हुई थीं, जिसके किनारे किनारे कई अलग अलग शाखाएं फैली हुई थीं। इधर उधर से हंसी और बकबक की आवाजें आने से गांव के लोग उत्साहित थे। यहाँ एकत्रित हुए अनेक ग्रामीणों की ओर से लगातार उठती जयकार की ध्वनि के साथ एक सुंदर धुन बज रही थी। वहां पंक्तिबद्ध कई लकड़ी की मेजों पर अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ रखे हुए थे। एक स्वादिष्ट सुगंध हवा में फैल रही थी, जो रात की हवा के साथ आसानी से बाहर खड़े लोगों की नाक तक पहुंच रही थी और सभी की भूख को उत्तेजित कर रही थी। हालांकि इससे पहले गांव की मुखिया आटना ने सभी का ध्यान आकर्षित करने के लिए ताली बजाई। उसने अपनी निगाहें इधर उधर घुमाए और जब उसने देखा कि सबका ध्यान उसकी ओर है तो उसने अपना मुंह खोलने से पहले मुस्कुरा दिया। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार। आज की रात हम सभी के लिए अच्छी और बुरी दोनों रात मानी जा सकती है। उद्धरण चिन्ह। आगे बोलने से पहले उसने धीमे स्वर में कहा, और एक पल के लिए उसके चेहरे पर एक उदास भाव उभर आया। हालांकि हमारे कई साथी ग्रामीण हमारे पास लौट आए हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे हैं जो वापस नहीं आ पाए हैं, उसने धीरे से कहा। उसके बाद इधर उधर से सिसकियों की आवाज गूंजने लगी। मैं चुपके से गांव वालों को देखते हुए अपने आसपास देखने लगा। वह जंगल वाला आदमी, क्या वह यहाँ नहीं है? मैं उलझन में पड़ गया। वो दाढ़ी वाला आदमी जो गुफा में जाने से बहुत डर रहा था, वहाँ मौजूद लोगों में नहीं था। मुझे आश्चर्य है कि क्या वो सही सलामत वापस आ पाया होगा। उस पर किसी राक्षस ने हमला तो नहीं किया, है ना? खैर, अगर किया भी तो उसने ही पीछे रहने का फैसला किया था। उसकी किस्मत उसके अपने हाथों में थी। मैं ये सोच ही रहा था कि आटना का भाषण समाप्त होने वाला था, लेकिन फिर भी
आज रात हम अपने प्रियजनों की सुरक्षित वापसी का जश्न मनाएंगे, क्योंकि हम जीवित हैं, इसलिए हम सभी को इस बात का जश्न मनाने का अधिकार है कि हम जीवित हैं। मैं इस अवसर पर एक बार फिर उन बहादुर साहसी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमारी ज़रूरत के समय में हमारी मदद की। एक बार फिर सर हारुतो, लेडी आलिया और लेडी निकिता, सभी को धन्यवाद। आटना ने अपना सिर झुकाते हुए कहा। धन्यवाद। सभी गांववासी चिल्ला उठे। ये कुछ भी नहीं था। मैंने कुछ अजीब से कहा। आलिया के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान थी, जबकि निकिता ने धीरे से अपना सिर झुका लिया। अब जब औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं, तो दावत शुरू हो जाए। आटना ने दावत की शुरुआत का संकेत दिया था। यह मांस सचमुच बहुत अच्छा है। ये बुदबुदाहट एक खूबसूरत महिला की थी, जिसके लंबे चांदी के बाल चांदी के चांद के नीचे चमक रहे थे। उसकी नौ चांदी की लोमड़ी की पूंछी खुशी से इधर उधर हिल रही थी जब वह मुर्गे की टांग का एक टुकड़ा चबा रही थी। उसका मुंह ऊपर की ओर एक खुशनुमा मुस्कान में बदल गया। उसके बगल में एक परी जैसी सुंदरी बैठी थी, जिसके लंबे हरे बाल रात की हवा में हल्के से लहरा रहे थे। उसकी आंखें शुद्ध रत्न जैसी थीं। हवा की आत्मा। आलिया ने बहुत जोश के साथ अपना सिर हिलाया। हाँ, हालांकि यह सिर्फ खाना ही नहीं, बल्कि शराब भी अच्छी है। उसने हाथ में शराब का गिलास गटकते हुए कहा। मैंने चिंतित होकर उसकी तरफ देखा। यह उसका 5वां गिलास था। जिस गति से वह जा रही थी, मुझे चिंता थी कि वह नशे में हो जाएगी। हाँ अरे आलिया, मुझे लगता है कि तुमने काफी पी ली है। क्या तुम सहमत नहीं हो, निकिता? हाँ, खाने के लिए भी कुछ जगह बचा लो। उद्धरण चिन्ह। निकिता ने कुछ झुंझलाहट से कहा। हालांकि आलिया ने बस अपना सिर झुका लिया। तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? मुझे शराब की बहुत ज्यादा सहनशीलता है, तुम्हें पता है। मैं चाहे जितना भी पी लूं, मुझे नशा नहीं होता। उद्धरण चिन्ह। उसने अपनी शालीन छाती को कुछ गर्व से फुलाते हुए कहा। मैं समझ गई, नशे में तो नहीं हो जाऊंगी, है ना? खैर, मुझे लगता है कि जब तक वह नशे में नहीं है तब तक सब ठीक है। लेकिन फिर भी नशे में धुत आलिया को देखना ज्यादा बुरा नहीं लग रहा था। मैंने सोचा, आलिया और निकिता दोनों को नशे में धुत देखने की कल्पना ही शायद किसी भी गर्द के दिल में आग लगा देगी। नहीं नहीं नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ? मैंने अपना सिर हिलाया जैसे कि ऐसे विचारों से छुटकारा पाना चाहता हूँ। वे दोनों पहले से ही इतनी खूबसूरत हैं कि मैं ये कल्पना भी नहीं करना चाहती कि वे और अधिक आकर्षक हो सकती हैं। मेरे असामान्य व्यवहार को देखकर निकिता ने प्रश्नवाचक दृष्टि से मेरी ओर देखा और अपना सिर प्यार से झुका लिया। उसके हल्के चांदी जैसे बाल उसके कंधे तक आ गए और उसकी मीठी खुशबू मेरी नाक में समा गई। मैंने सोचा था कि उन्हें और अधिक आकर्षक होते देखना डरावना होगा। इसके बारे में सोचते ही मेरा चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। क्या कुछ गड़बड़ है, गुरुजी? आह नहीं, इसकी चिंता मत करो। उद्धरण चिन्ह। लगता है आप लोग आनंद ले रहे हैं। मेरी तरफ से एक आवाज आई। जब मैंने अपना सिर घुमाया तो मुझे हाथ शराब का प्याला लिए बेन की आकृति दिखाई दी। हाँ हाँ हाँ, ऐसा लगता है कि वे भोजन के साथ साथ शराब का भी आनंद ले रहे हैं। मैंने आह भरते हुए कहा। बेन की नज़र मेरे हाथ में रखे कप पर पड़ी। आप शराब को मुश्किल से छूते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आपको शराब पसंद नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात बस इतनी है कि मैं जहाँ से हूँ, वहाँ मुझे शराब पीने के लिए बहुत छोटा समझा जाएगा। मैंने कुछ थके हुए स्वर समझाया। आखिरकार, मैं सिर्फ 16 साल का था। जहाँ से मैं हूँ, वहाँ शराब पीने के लिए 18 साल का होना ज़रूरी है। अगर मैं किसी दूसरी दुनिया में भी हूँ, तो भी मुझे अपनी मूल दुनिया के नियम तोड़ना बेहद मुश्किल लगता है, इसलिए मैं बस थोड़ी थोड़ी घूंटी पी रहा हूँ। ... मैं समझ गया, लेकिन मुझे ये जानने की उत्सुकता है कि आप किस देश से हैं। आखिरकार यहाँ 13 साल की उम्र के बाद आप जितना चाहें उतना पी सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। बेन ने कुछ परेशान होकर बताया। हाँ, खैर, मुझे लगता है कि मेरे लिए थोड़ा पीना ठीक रहेगा। मैंने कुछ अजीब से कहा, लेकिन तभी मुझे लगा कि कोई पीछे से मेरे पास आ रहा है। उत्सुकतावश मैं पलट गया। जो व्यक्ति सामने आया वह एक जाना पहचाना चेहरा था। लंबे लाल बालों वाली एक खूबसूरत लड़की थी। ये देखकर कि वह कुछ दूरी पर रुकी थी जहां हम आसानी से बातचीत कर सकते थे, मैंने अपना आसन सीधा किया। ओम शुभ रात्रि, सर हारुतो। उद्धरण चिन्ह। उसने कुछ घबराते हुए कहा। जब से मैंने उसे उस भूत से बचाया था, तब से पहली बार हमारी बात हुई थी। अगर मुझे ठीक से याद है तो उसका नाम था लेडी कैमिला, है ना? मैं सिर झुकाकर पूछती हूँ। मुझे याद आता है कि बेन ने मुझे पहले क्या नाम बताया था।
अगर मुझे ठीक से याद है तो उसने यहाँ के व्यंजन बनाने में भी मदद की थी। हाँ, किसी कारणवश जब मैंने उसका नाम सुना तो उसके चेहरे पर बहुत चमक आ गई। उसके पीले गालों पर हल्की सी लाली छा गई थी। हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसका मूड इतना बेहतर क्यों हो गया था, फिर भी मैंने उसे नज़रअंदाज करने का फैसला किया और मुंह पर हाथ रखकर गला साफ करते हुए कहा, मैं हमारे लिए ये भोजन तैयार करने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता था। मुझे यकीन है कि आपने बहुत मेहनत की होगी। उद्धरण चिन्ह। मैंने मुस्कुराते हुए उससे कहा, ओह बिल्कुल नहीं, मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरे द्वारा बनाए गए भोजन का आनंद ले रहे हैं। उसने शर्म से अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ते हुए जवाब दिया, कितना प्यारा है, मैंने सोचा। हालांकि मुझे उसका व्यवहार थोड़ा अजीब लगा। आलिया की पन्ने जैसी आंखें चमक उठी, मानो उसे कोई बढ़िया विचार सूझा हो। वह तुरंत खड़ी हुई और चिल्लाई, हारुतो, क्यों न एक हरम बनाया जाए। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। खांसी। जब मैं शराब का मीठा स्वाद ले रहा था, आलिया ने ऐसी बातें चिल्लाकर कहीं जिससे मैं हैरान रह गया और मेरा गला थोड़ा सा घुट गया। सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाला व्यक्ति सिल्वर फॉक्स निकिता था। अरे, अब से तुम ये ख्याल अपने तक ही क्यों नहीं रखते, और तुम अपने मालिक की कई पत्नियां क्यों रखना चाहते हो? मुझे तो लगा था कि तुम उन्हें सिर्फ अपने लिए ही चाहोगे। निकिता ने लाल चेहरे के साथ आलिया को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हुए कहा, मानो वह उसके इरादों को भांप रही हो। हालांकि आलिया ने कुछ हद तक आत्मसंतुष्ट होकर अपने कंधे उचका दिए। क्या ये स्पष्ट नहीं है? मेरे हारुतो में इतना आकर्षण है कि यह संभव है कि बहुत सी लड़कियां उस पर फिदा न हो। क्या आप सहमत नहीं हैं? आलिया ने निकिता को घूरते हुए उत्साह से पूछा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि मुझमें कोई महानता है। मैं आलिया की गलतफहमी को दूर करना चाहता था, लेकिन जब मैंने उसका गर्म और गंभीर चेहरा देखा तो मुझे बीच में बोलने में दिक्कत हो रही थी। सबसे पहले तो ये कि हरम बनाने का विचार मेरे मन में कभी नहीं आया। ऐसा करने का मतलब होगा कि मैं हमेशा के लिए इस दुनिया में रह जाऊंगा। लेकिन घर लौटने की मेरी इच्छा अभी भी तीव्र नहीं हुई है। मैंने अपनी मुट्ठी भींच ली और मेरी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, ये देखकर कि कैमिला मुझे कुछ चिंतित भाव से देख रही थी। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि मास्टर बहुत आकर्षक हैं, लेकिन हरम बनाना, क्या ऐसा कुछ बनाना अजीब नहीं है? आखिरकार आप पहले से ही मास्टर को पसंद करते हैं, है ना? निकिता ने अपनी लाल आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। ये तो तय है, लेकिन आखिरकार यह कोई समस्या नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अभी भी हारुतो का नंबर 1 रहूंगा। आलिया ने अपनी मुट्ठी धीरे से भींचते हुए दृढ़ता से कहा। ओह, कितना आत्मविश्वास है। उद्धरण चिन्ह। निकिता ने आधी निराशा और आधी प्रभावित होकर आह भरी। अपना खुद का हरम होना, कितना सुखद सपना है। तुम्हें तो चट्टान से कूद जाना चाहिए। ये बुदबुदाहट बेन की ओर से आई, जो अपने चेहरे पर बेजान भाव लिए मांस को मुंह में डाल रहा था। क्या मैंने उसके साथ कुछ किया है? मैं मन ही मन सोच रहा था। मेरे मुंह के कोने हल्के से हिल रहे थे। महाद्वीप के सबसे दक्षिणी भाग में लगभग 30 किलोमीटर दूर, महाद्वीप के 4 प्रमुख राष्ट्रों से बहुत दूर, एक उजाड़ जमीन थी। जमीन सूखी हुई थी और जमीन उल्टी हुई थी, जहां कोई वनस्पति या पौधा नहीं है। घने धुएं ने लगभग 30 मीटर चौड़े क्षेत्र को ढक लिया। पूरी जमीन के चारों ओर एक अजीब सा आभामंडल था। उस अजीब आभामंडल के बीच में कहीं एक काले गुंबद के आकार का अवरोध था। अवरोध का व्यास लगभग 500 मीटर चौड़ा और 200 मीटर ऊंचा था। काले कोट पहने एक आदमी अवरोध को देख रहा था। कोट पहने हुए आदमी का हुर नीचे था, इसलिए उसके लंबे सफ़ेद बाल खुले हुए थे और तेज हवा में नाच रहे थे। सफ़ेद बालों वाले आदमी ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली और बैरियर को घूरने लगा। छी, अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जल्द ही तुम सब आज़ाद हो जाओगे। सफ़ेद बालों वाला आदमी बुदबुदाया। जैसे ही उसने अंतरिक्ष में विकृति का एहसास किया, सफ़ेद बालों वाले आदमी ने अपनी नज़रें घुमा ली। एक भंवर दिखाई दिया और एक आकृति धीरे धीरे भंवर से बाहर निकली, फिर धीरे धीरे बंद हो गई। वह आकृति एक सुंदर महिला की थी, जिसके लंबे सफ़ेद बाल और लाल आंखें थीं। सामने आए महिला को देखकर सफ़ेद बालों वाला आदमी सूंघा। ओह, यह आश्चर्य की बात है कि आप पहले से ही यहाँ हैं, एलिस्टर। सफ़ेद बालों वाली औरत ने अपनी भौहें उठाते हुए कहा। एलिस्टर ने कंधे उचकाए और फिर अपनी नज़रें गुंबदनुमा बैरियर पर घुमाई। मुझे यहाँ देखकर आपको इतना आश्चर्य क्यों हो रहा है? आपकी तरह मुझे भी समय समय पर अपनी जाति के लोगों से मिलना अच्छा लगता है, एलिस्टर ने बिना ज्यादा दिलचस्पी के जवाब दिया।
उसका जवाब सुनकर सफेद बालों वाली महिला उसे बस एकटक देखती रही, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया जिससे उसके होंठ खुशी से फूल गए। अगर मुझे ठीक से याद है तो नायकों द्वारा हमारी जाति पर मुहर लगाने से पहले आपकी एक प्यारी पत्नी थी, है न? क्या यही वजह है कि आप मुहर तोड़ने के लिए इतने दृढ़ हैं? वह उत्सुकता से पूछती है। यद्यपि उसके मन में अपने स्वामी को मुक्त करने की इच्छा थी, लेकिन उसका असली लक्ष्य संभवतः अपनी पत्नी को मुक्त कराना था, जिसे सैकड़ों वर्षों से बंधक बनाकर रखा गया था। उसकी आंखें थोड़ी सी मुड़ी हुई थी, जिससे उसकी सुंदर माणिक्य रंग की आंखें अर्धचंद्राकार हो गईं। अपनी सच्ची भावनाओं को आसानी से प्रकट होते देख एलिस्टर की भौहें असहजता से सिकुड़ गई, लेकिन फिर जब वह गुड़ा और बोला तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। तुम लॉर्ड लूसिफर की औरत हो, है ना? ओह अच्छा, मुझे कहना चाहिए कि तुम थी। मेरा मतलब है कि 300 साल हो गए हैं, है ना? हो सकता है कि उसने तुम्हें तुम्हारी छोटी बहन के लिए छोड़ दिया हो। कौन जाने, शायद वे अभी बिस्तर पर हो जब हम बात कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। वह सचमुच बहुत खूबसूरत थी। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम दोनों रिश्तेदार हो। ये बहुत शर्म की बात होगी कि तुम्हें ही नुकसान हुआ। मुझे तुम पर दया आती है, उन्होंने कुछ उपहासपूर्ण लहजे में कहा। हालांकि सफ़ेद बालों वाली महिला का चेहरा थोड़ा बदसूरत हो गया, क्योंकि उसने उसे घूर कर देखा जैसे कि वह उसे अपनी निगाहों से मार डालना चाहती थी। उसके शरीर के चारों ओर लिपटा हुआ सांप भी उसे खतरनाक तरीके से घूर रहा था। हम आपको उस चीज़ को सिखाना चाहिए कि वह अपने वरिष्ठों पर फुफकारे नहीं। मुझे यकीन है कि आप नहीं चाहेंगे कि मैं उसकी जीभ पकड़कर उसके चेहरे पर बांध दूं। एलिस्टर ने ठंडे व्यंग्य से कहा। आह, भूल जाओ, सी कैसी है। इससे पहले कि वह और अधिक चिढ़ती, सफ़ेद बालों वाली महिला ने विषय बदलते हुए पूछा। ऐसा लगता है कि समय के साथ यह कमज़ोर होता जा रहा है, लेकिन इसमें अभी भी बहुत ताकत है, दमन अभी भी मजबूत है। मेरे अनुमान के अनुसार यह कम से कम 5 साल तक जारी रहेगा। उसने भौहें चढ़ाकर समझाया। मैं समझता हूँ, जैसी कि उम्मीद थी। अगर हम उन्हें आज़ाद कराना चाहते हैं तो हमें खुद ही इस बाधा को तोड़ना होगा। 5 साल और इंतज़ार करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम पहले ही काफ़ी इंतज़ार कर चुके हैं, महिला ने थोड़ा परेशान स्वर में कहा। वास्तव में आप सही हैं, लेकिन एक बार अलबत्ता साम्राज्य गिर गया तो इस सील को तोड़ना आसान हो जाएगा। क्या आपको सचमुच लगता है कि ज़ेस्ट्रल राज्य के जीतने की संभावना है? वास्तव में क्या आप जानना चाहेंगे कि क्यों? उसने पूछा। उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए और एक दुष्ट मुस्कान उभर आई। सफ़ेद बालों वाली औरत ने उत्सुकता से सिर हिलाया। हालांकि वह भी एक राक्षस थी जो कई सालों से उनके साथ काम कर रही थी। उसे बुनियादी जानकारी के अलावा कुछ नहीं बताया गया था। वह हमेशा अकेले ही काम करती रही थी, इसलिए उसे आवश्यक जानकारी के अलावा कुछ और नहीं बताया गया। क्योंकि उनके पास वर्तमान में दानव भगवान की पसंदीदा कलाकृति विनाश तोप है। उद्धरण चिन्ह। उसने शैतानी मुस्कान के साथ कहा। अध्याय 104 दावतें शुरू। और लूसिफर की स्थिति भाग 2। विनाश तोप। क्या तुम गंभीर हो? जब उसने अविश्वास से पूछा तो उसकी लाल आंखें चौड़ी हो गई। उसका आश्चर्य स्वाभाविक था, क्योंकि विनाश तोप एक रहस्यमय श्रेणी की कलाकृति थी। इन्हें कोई भी व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि ये इस विश्व में विद्यमान सबसे दुर्लभ कलाकृतियों में से एक है। जादुई तलवारों की तरह कलाकृतियों की भी निम्नतम से उच्चतम तक अपनी अपनी श्रेणी होती है। रहस्यमय श्रेणी के खजाने सबसे शक्तिशाली होते हैं। इन्हें शक्ति में ईश्वर स्तर का भी कहा जाता है। वास्तव में अलबत्ता साम्राज्य की रक्षात्मक कलाकृति भी एक रहस्यमय श्रेणी की कलाकृति थी, क्योंकि इसमें सभी कलाकृतियों में सबसे शक्तिशाली रक्षात्मक शक्ति थी। विशेष रूप से विनाश तोप एक ऐसा हथियार था जिसका प्रयोग विशुद्ध रूप से विनाश के लिए किया जाता था, क्योंकि इसमें किसी भी अन्य कलाकृति की तुलना में सबसे ज्यादा विनाशकारी क्षमताएं हैं। सफ़ेद बालों वाली महिला अविश्वास से एलिस्टर को बस देखती रह गई। उसकी निगाहें बोली, वह हमारे स्वामी लूसिफर की पसंदीदा कलाकृति किसी अनजान राजा को क्यों सौंपेगा? मैं आपकी हैरानी समझ सकता हूँ। आखिरकार मुझे भी हैरानी हुई कि बूढ़ा राजा इसका इस्तेमाल कर पा रहा था। आखिरकार विनाशक तोप में जादू की खपत बहुत ज्यादा थी। हालांकि ऐसा लगता है कि वह इसे सिर्फ 2 बार ही चला सकता है। एलिस्टर ने समझाया। क्या तुम्हें चिंता नहीं है कि वह उस चीज का इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर सकता है? उसने उत्सुकता से पूछा। आखिरकार उसने इसकी विनाशकारी क्षमताएं देखी थी। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यही बात लूसिफर को सबसे ज्यादा खतरनाक राक्षस बनाती है।
नहीं, ऐसा करने के लिए उसका सिर अभी भी उसके शरीर पर होना चाहिए। इसके अलावा कम से कम अभी के लिए हमारी रुचि दूसरी तरफ होनी चाहिए। एलिस्टर ने कहा। उसके होंठ मुस्कुराहट में बदल गए। अलबत्ता राज्य की सुरक्षात्मक बाधा के कारण उनके लिए उस राज्य में बिना किसी की नज़र पड़े घुसपैठ करना भी असंभव था। नायकों की बाधा को सशक्त करने वाला ऊर्जा स्रोत अलबत्ता राज्य के भीतर कहीं है। ऐसा लगता है कि उन्होंने इसे कहीं छुपाने का निर्णय लिया था। एडेलियो ने उस ऊर्जा स्रोत को खोजने के लिए उस राज्य का कुलीन बनने का निर्णय लिया। लंबे इतिहास में ऊर्जा स्रोत वहां छिपा हुआ था और किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। शायद उन्होंने सोचा होगा कि अगर किसी को पता न चले तो बेहतर होगा, या शायद कई दशकों में मानवता इसके बारे में भूल गई हो, ये कहना कठिन है। हालांकि एलिस्टर के लिए यह बहुत आसान था। वे ज़ेस्ट्रिल राज्य और अलबत्ता राज्य के बीच युद्ध के हंगामे का उपयोग करने जा रहे थे जब उसकी रक्षा कमजोर हो गई थी और उस ऊर्जा स्रोत को उसकी जड़ों से नष्ट कर दिया। मैं देख रहा हूँ, पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तब की तुलना में योजना में काफी बदलाव आया है, लेकिन फिर भी यह एक शानदार योजना है। सफेद बालों वाली महिला ने प्रभावित होकर कहा। मैं आपके आश्चर्य को समझ सकता हूँ। यह मेरी योजना नहीं थी, इस पूरी योजना के पीछे एडेलियो का दिमाग है, एलिस्टर ने समझाया। खांसी, बेशक मुझे पता था कि तुम जैसे मूर्ख कभी भी कोई योजना बना सकते हो, सफेद बालों वाली औरत ने कहा। उसने अपनी तीखी लाल आंखें सामने लगे गुंबदनुमा अवरोध पर गड़ा दी और आह भरी आंखों के कोनों से उसके हाव भाव देखते हुए एलिस्टर बोला। वैसे मोनिका, क्या तुम अपना मिशन पूरा कर पाए? एलिस्टर ने पूछा। अगर उसे ठीक से याद है तो उसका सबसे जरूरी मिशन शक्तिशाली राक्षसों की एक सेना इकट्ठा करना था। उनकी विशेषता काले जादू के प्रयोग से राक्षसों को वश में करना था। काले जादू के उपयोगकर्ताओं को ज्ञात जादू में वश में करने वाले अत्यंत दुर्लभ थे। राक्षस को वश में करने के लिए उपयोगकर्ता को उसकी आत्मा पर नियंत्रण करने में सक्षम होना चाहिए। यह आवश्यकता नितांत आवश्यक है। कुछ मामलों में वश में करने वाला व्यक्ति उन राक्षसों से प्रभावित हो सकता है जिन्हें वह वश में करने का प्रयास कर रहा है, और इसलिए वश में करने का जादू अत्यंत दुर्लभ और प्रयोग में कठिन माना जाता है। एलिस्टर अपने सामने खड़ी महिला के बारे में अपना मूल्यांकन बढ़ाए बिना नहीं रह सका, क्योंकि यद्यपि वह भी राक्षसों को वश में करने में सक्षम था, वह केवल उन राक्षसों को ही वश में कर पाया जिन्हें उसने पहले ही मार डाला था और उन्हें अपनी छाया सेना में बदल दिया था। चूंकि उनकी आत्माएं अब अस्तित्व में नहीं रहीं और वे मात्र एक लाश के अलावा कुछ भी नहीं है, इसलिए उनके पास उसके विरुद्ध संघर्ष करने की कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं थी। उन्हें बस उन्हें वश में करने की परेशानी उठाने के बजाय उन्हें मैन्युअल रूप से नियंत्रित करना था। दुर्भाग्य से मैं नहीं था। कुछ अप्रत्याशित परिस्थिति घटित हो गई जब मैं उन्हें इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। उद्धरण चिन्ह। मोनिका ने उदासीनता से उत्तर दिया। उसकी बातें सुनकर एलिस्टर ने उत्सुकता से अपनी भौहें ऊपर उठाई। आप किस तरह की अप्रत्याशित परिस्थिति की बात कर रहे हैं? उसने उत्सुकता से पूछा। इन शांतिपूर्ण समयों में ऐसी बहुत कम चीजें थीं जो उसकी रुचि जगा पाती, इसलिए जब उसने सुना कि कुछ असामान्य हुआ है तो उसकी जिज्ञासा नहीं जागी। उसकी आंखों में कौतूहल भरी चमक देखकर मोनिका अपने मन में कड़वी मुस्कान के अलावा कुछ नहीं कर सकी। यह आदमी तो जरा भी नहीं बदला है न? मेरा अभियान तब तक सुचारू रूप से चल रहा था जब तक कि 3 अज्ञात शक्तिशाली साहसी गुफा के अंदर नहीं पहुंच गए। मुझे नहीं पता कि वे कौन थे, लेकिन मैं आसानी से बता सकता था कि वे वाकई बहुत शक्तिशाली थे। दरअसल मुझे यकीन है कि मैं खुद उनका सामना नहीं कर सकता था। उसने कठोर भाव से कहा। ओह, अब मैं इन साहसी लोगों के बारे में और भी अधिक उत्सुक हूँ। अगर तुम्हारे राक्षस भी उनका सामना नहीं कर सकते तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि अगर वे और ज्यादा उलझ गए तो वाकई बहुत तकलीफ होगी? ये निश्चित रूप से एक समस्या होगी। मैंने नहीं सोचा था कि एक उच्च पदस्थ आत्मा कभी भी नश्वर दुनिया के मामलों में शामिल होगी, उसने कहा। उसकी सुव्यवस्थित भौहें सिकुड़कर भौहें तन गईं। आप कहते हैं कि आत्मा, और वह भी एक उच्च पदस्थ आत्मा? जो आत्मा अभी तक मनुष्यों के सामने प्रकट नहीं हुई, वह इसमें क्यों शामिल होगी? एलिस्टर ने उलझन में पूछा। आखिरकार उसका आश्चर्य स्वाभाविक ही था। आत्माएं कभी भी मनुष्य के सामने प्रकट नहीं होती। अनुबंध की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये आत्माएं आध्यात्मिक क्षेत्र में रहने वाले प्राणी थे। केवल कुछ ही लोग उनके साथ अनुबंध करने में सफल हो पाए थे। 300 साल पहले आत्माएं आम थीं। वे मानव और अन्य सभी जातियों के साथ रहती थीं, लेकिन युद्ध के बाद वे सभी गायब हो गईं और फिर कभी मानव जाति के सामने प्रकट नहीं हुई। दुनिया में किसी आत्मा के प्रकट होने का अंतिम रिकॉर्ड 30 वर्ष पहले का है, जब सामी का 5वां साम्राज्य अभी भी अस्तित्व में
था। वह राष्ट्र जो कभी आत्माओं को अपने देवताओं के रूप में पूजता था। वह राज्य उन अन्य राष्ट्रों के साथ लगातार युद्धरत रहता था जो तात्विक देवियों की पूजा करते थे। उस राज्य के बाहर एक बड़ी झील थी और वह जल की आत्मा का घर थी। मानव जाति के बीच कभी न खत्म होने वाली लड़ाइयों ने उस झील को रक्त लाल रंग में रंग दिया। क्रोधित होकर जल की आत्मा ने उन मनुष्यों को दंडित करने के लिए सुनामी पैदा की। परिणाम स्वरूप सामी राज्य को नष्ट कर दिया गया और उसके स्थान पर एक नई झील का निर्माण किया गया। दुख की झील के रूप में दोनों पक्षों के सभी मनुष्यों के जीवन के साथ साथ सभी के पूरे राज्य के लोगों के जीवन का सफाया हो गया। इसके बाद राज्य पूरी झील में डूब गया, जो महायुद्ध के बाद इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक बन गई। उस घटना के बाद से किसी आत्मा के दर्शन का कोई जिक्र नहीं हुआ। यही नहीं, वहां एक सिल्वर फॉक्स भी था जो सचमुच बहुत शक्तिशाली था। उसने आगे बताया, ये सुनते ही एलिस्टर की लाल पुतलियां सिकुड़कर सुइयों के आकार की हो गईं। रजत लोमड़ी इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली अर्धमानवों में से एक थी, साथ ही उन कल्पित बौनों में भी जो जादू की कला में कुशल थे। आखिर ये जीव यहाँ क्यों हैं? क्या इन्हें इस महाद्वीप के उत्तरी भागों में नहीं होना चाहिए? एलिस्टर का चेहरा एक क्षण में आश्चर्य से अचंभित हो गया। जबकि अर्धमानवों के साथ आमतौर पर भेदभाव किया जाता था और उन्हें मनुष्यों द्वारा बंदी बना लिया जाता था, सिल्वर फॉक्स जाति और एल्स ही एकमात्र दो जातियां थीं जिनके पास अपनी स्वतंत्रता थी। ऐसा इसलिए नहीं था कि वे बहुत दूर रहते थे, बल्कि इसलिए कि सिल्वर फॉक्स को बहुत शक्तिशाली माना जाता है। न केवल वे बर्फ और बिजली को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित करते हैं, बल्कि उन्हें बर्फ की देवी का दिव्य संरक्षण भी प्राप्त है, जो केवल परियों की कहानियों में ही ज्ञात है। ये भी कहा जाता है कि उन्होंने महाद्वीप के सबसे उत्तरी भाग को अपनी दिव्य आभा से आशीर्वाद दिया था और इस प्रकार वह क्षेत्र अनंत शीत ऋतु में नहाया हुआ था। हालांकि चार तात्विक देवियों के विपरीत उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि वह सिर्फ मनगढ़ंत परियों की कहानियां हैं। हालांकि उन अज्ञानी लोगों के विपरीत एलिस्टर सच्चाई जानता था कि वह स्त्री कोई परी कथा नहीं, बल्कि एक वास्तविक देवता थी। 300 साल पहले महायुद्ध के दौरान सिल्वर फॉक्स जाति उसके अपने बच्चों जैसी थी। लूसिफर सिल्वर फॉक्स को गुलाम बनाना चाहता था और उसने उन्हें पकड़ने का आदेश दिया। एलिस्टर को अभी भी याद है कि उसने उन सिल्वर फॉक्स महिलाओं में से एक का सामना किया था। वह न केवल बेहद खूबसूरत थी, बल्कि वह इतनी मजबूत थी कि उसने बर्फ के हेरफेर का उपयोग करके आसानी से सैकड़ों राक्षसों का वध कर दिया था। और वह बर्फ देवी भी आसानी से भगवान लूसिफर को रोकने में सक्षम थी। उस देवी का क्या हुआ, ये तो उन्हें भी नहीं पता था। वह अग्नि देवी से भिड़ गई और फिर कभी वापस नहीं लौटी। ये तो साफ नहीं था कि उस लड़ाई में कौन जीता था, लेकिन एलिस्टर उस दौड़ में फिर कभी शामिल नहीं होना चाहता था। उसने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींच ली कि उसकी उंगलियों से चटकने की आवाज आने लगी। जले हुए खेत और धूल की गंध उसकी नाक में घुस गई और तेज हवा से उसके लंबे सफेद बाल लहराने लगे। और इसके अलावा वहां कोई और भी है जो उन दोनों से भी अधिक दिलचस्प है। मोनिका ने उस काले बालों वाले लड़के को याद करते हुए कहा जिसे उसने जाने से पहले देखा था। एलिस्टर ने झुंझलाहट से आह भरी। सच कहूं तो वह अब और कोई बुरी खबर नहीं सुनना चाहता था। ये जानकर कि उसे एक उच्च पदस्थ आत्मा का सामना करना पड़ा है और एक सिल्वर फॉक्स ने उसके सीने में जलती आग बुझा दी है। उसने मोनिका की बात नहीं काटी और ध्यान से उसकी बात सुनी। उनके साथ जो काले बालों वाला लड़का था, उसकी आभा उन दोनों की संयुक्त आभा से भी ज्यादा अद्भुत थी। सच कहूं तो यह विश्वास करना मुश्किल था कि वह वास्तव में इंसान था। मैं कह सकता हूं कि वह और भी ज्यादा खतरनाक है, उसने समझाया। उद्धरण चिन्ह। अच्छा ऐसा है। काले बालों वाले लड़के, एलिस्टर ने उत्सुकता से अपना सिर झुकाते हुए कहा। शायद उसे अपने मन के किसी कोने में कुछ याद आ रहा था, जिससे उसके चेहरे पर एक दूर का भाव उभर आया। एक क्षण सोचने के बाद भी उसे याद नहीं आ रहा था कि वह क्या याद करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने केवल थका हुआ सा आह भरा और फिर अपना सिर वापस गुंबदनुमा अवरोध की ओर घुमाया। हमें शीघ्रता से इस अवरोध को तोड़ना होगा और उन्हें मुक्त करना होगा, उसने धीमी आवाज में कहा। हालांकि उसकी आवाज बिल्ली की फुसफुसाहट जैसी थी, मोनिका ने उसे अच्छी तरह सुना। उसने इस तरह सिर हिलाया कि उसके खूबसूरत लंबे सफेद बाल हिलकर उसके कंधों पर धीरे से गिर गए। हम ऐसा करेंगे, क्या यही कारण नहीं है कि हम इतने लंबे समय से कड़ी मेहनत कर रहे हैं? हाँ, आप सही कह रहे हैं। हालांकि मैं उत्सुक हूं कि सील टूटने के बाद लूसिफर की ताकत कितनी मजबूत होगी। आखिरकार 300 साल हो गए हैं, एलिस्टर ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ते हुए कहा। तारानकन तारानकन तारानकन।
दुनिया में कहीं और एक सुंदर आदमी, जिसके बाल थोड़े लंबे और नीले रंग के थे, एक सुंदर सुनहरे सिंहासन पर बैठा हुआ दिखाई देता था। वह व्यक्ति बहुत ही शानदार कपड़े पहने हुए था और उसके हाथ में एक मध्यम आकार की किताब थी। पुस्तक के कवर पर अज्ञात अक्षर लिखे हुए थे। यदि हारुतो ने पुस्तक देखी होती तो वह देख पाता कि पुस्तक पर जो लिखावट थी वह वैसी ही थी जैसी अचानक उसकी त्वचा पर दिखाई दी थी। नीले बालों वाला आदमी उत्सुकता भरे भाव के साथ पुस्तक के पृष्ठों को धीरे से पलटता है। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक पाठक था जो ये जानने के लिए उत्सुक था कि उसकी पसंदीदा कहानी में आगे क्या हुआ। पुस्तक की विषय वस्तु पढ़ते समय शीघ्र ही उसके चेहरे पर थोड़ी गंभीरता आ गई। डॉट 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 मैं समझ गया, वह दिन जब वह अंधेरा नजदीक आने लगेगा मेरे शुरुआती अनुमान से कहीं ज्यादा जल्दी आ गया है। आह, मुझे लगता है कि अब हम बस उस लड़के के आने का धैर्यपूर्वक इंतजार कर सकते हैं। नीले बालों वाले आदमी ने अपनी गोद में रखी किताब बंद करते हुए कहा। गुरुजी, मुझे आशा है कि जिस भविष्य से आप सबसे अधिक डरते थे वह न आए। नीले बालों वाला आदमी धीरे से बुदबुदाया। अपनी नजरें घुमाने से पहले उसकी आंखों में 3 खूबसूरत औरतें दिखाई दी जो उसके सामने घुटनों के बल बैठी थीं। उन सभी ने उनके प्रति गहरी निष्ठा और श्रद्धा प्रदर्शित की। मेरे प्रभु, सृष्टि के दर्पण ने जागृति के संकेत दिखाए हैं। दोनों लड़कियों के बीच में कमर तक लंबे काले बालों वाली महिला ने कहा। अध्याय 105 वह पहले से ही यहाँ है। काले बालों वाली यह महिला देखने में ऐसी लग रही थी जैसे वह 20 वर्ष की हो। उसकी सुंदर नीली आंखें और लंबी पलकें तथा उसके बाद आंखों का मेकअप उसे और भी आकर्षक बना रहा था। हालांकि अपनी उपस्थिति के बावजूद वह वास्तव में दिखने से कहीं अधिक उम्र की थी। सुनहरे सिंहासन पर बैठा नीले बालों वाला आदमी उसकी आंखों में देख रहा था, जो आमतौर पर ठंडी और उदासीन होती थी, अब उनमें कई तरह की भावनाएं थीं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मैं समझ गया, तो अब लगभग वही समय आ गया है। नीले बालों वाला आदमी धीरे से बुदबुदाया, एक बार फिर उस किताब की ओर सिर झुकाते हुए जो भविष्यवाणी उनके मालिक ने अपनी मृत्यु से पहले छोड़ी थी, जिसमें उनके पुनर्जन्म के बारे में बताया गया था। उस समय जब सृष्टि के ईश्वर की मृत्यु हो गई थी, तब सृष्टि का मंदिर और साथ ही सृष्टि का दर्पण भी अब तक गहरी नींद में चले गए थे। सृष्टि के दर्पण में भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं को दर्शाने की क्षमता थी। इसकी अपार शक्ति के कारण इसका मन भस्म इतना अधिक है कि केवल देवता ही इसका उपयोग कर सकते हैं। ये तथ्य कि सृष्टि का दर्पण जो अनगिनत शताब्दियों से सोया हुआ था, अब जागृत होने के संकेत दिखा रहा है। इसका अर्थ है कि सृष्टि के देवता का पुनर्जन्म हो चुका है। लेकिन यदि ऐसा है तो वह अभी तक प्रकट क्यों नहीं हुआ है? क्या आप भूल रहे हैं कि पुनर्जन्म के बाद यादें आमतौर पर धुंधली हो जाती हैं? आखिरकार गुरु ने हमें पहले ही बताया था कि एक बार पुनर्जन्म होने पर उनकी यादें अस्थायी रूप से चली जा सकती हैं। उद्धरण चिन्ह काले बालों वाली औरत ने समझाया। उसके चेहरे का भाव शांत हो गया था और वह पहले जैसी ही अलग थलग पड़ गई थी। उसकी बातें सुनकर नीले बालों वाले आदमी ने शांति से अपना सिर हिलाया। काफी समय हो गया है, इसलिए वह महत्वपूर्ण जानकारी पूरी तरह से उसके दिमाग से निकल गई है। हालांकि उसके मुंह से एक हल्की सी आह निकलती है क्योंकि वह अभी भी अपनी गोद में रखी किताब को देख रहा था। वह कब से यहाँ अपने मालिक की वापसी का इंतजार कर रहा है। वह नहीं जानता था उसने कितने युगों को आते जाते देखा था। वह जब चाहे इस द्वीप को आसानी से छोड़ सकता था, लेकिन उसके प्रिय स्वामी की अंतिम प्रार्थना थी कि वह उसके पुनर्जन्म की प्रतीक्षा करे। एक बार जब उसका पुनर्जन्म वापस आ गया तो उसे उस निषिद्ध कमरे में प्रवेश करने की अनुमति दी गई, जिसमें केवल सृष्टि के देवता ही प्रवेश कर सकते थे। इसका उद्देश्य आज भी अज्ञात है, लेकिन लियाम अभी भी अपने स्वामी के अंतिम आदेश का पालन करने के लिए बाध्य महसूस करता था। काले बालों वाली महिला ने लियाम को घूरा जो अभी भी सुनहरे सिंहासन पर बैठा था, और जब उसने अपना मुंह खोला तो उसकी नीली पुतलियां रहस्यमय ढंग से चमक उठी। क्या आपको चिंता थी कि हमें छोड़ दिया गया होगा? हाँ, ये गलत होगा अगर मैं कहूं कि यह विचार मेरे दिमाग में कई बार नहीं आया। उन्होंने अजीब सी हंसी के साथ उत्तर दिया, जबकि वे मंदिर की ऊंची छत को देख रहे थे जो विभिन्न रत्नों से सजी हुई थी। हालांकि काले बालों वाली महिला इसके बाद चुप रही और उसने अपनी बाहों को अपनी भरी हुई छाती के नीचे मोड़ लिया, जो उसके हल्के गाउन के माध्यम से थोड़ा स्पष्ट दिखाई दे रही थी। एक क्षण की चुप्पी के बाद उसने अंततः अपना मुंह खोला और उदासीनता से कहा, अगर हमें छोड़ दिया गया तो मैं इस मंदिर को नष्ट करने से पहले सभी का वध कर दूंगा। लेकिन लेडी मिया, क्या ये थोड़ा अतिवादी नहीं है?
मिया के दाहिनी और घुटनों के बल बैठी हल्के भूरे बालों वाली महिला ने अविश्वास से कहा। यद्यपि उसे यह एहसास होने पर दुख और टूटन महसूस होगी कि उसके स्वामी ने उसे त्याग दिया है, जिसकी वह सैकड़ों वर्षों से निष्ठापूर्वक सेवा कर रही थी, लेकिन उसे संदेह है कि वह इतना बुरा महसूस करेगी कि सभी को मार डालेगी और पूरे मंदिर को नष्ट कर देगी। गिया ने अपने बगल में घुटनों के बल बैठी भूरे बालों वाली महिला की ओर देखा और थोड़े ठंडे स्वर में कहा, अपने स्वामियों द्वारा त्यागे गए प्राणी इस संसार में रहने लायक नहीं है और इसलिए यदि हमें सचमुच फेंक दिया गया तो क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपने स्वामी के लिए पहले से ही उपयोगी नहीं थे? उसने हत्या की गंशा को जारी करते हुए पूछा। दोनों महिलाएं अभी भी उसके दोनों ओर घुटनों के बल बैठी थीं, जो आसानी से उसकी हत्या की मंशा से अभिभूत थीं। क्योंकि हम उपयोगी नहीं थे, इसलिए तुम हमें मार डालोगे, ये कैसा बेतुका तर्क है? दोनों महिलाएं कहना चाहती थीं, लेकिन उसकी ओर से आ रहे दबाव के कारण वे ये शब्द कह नहीं पा रही थीं। वे केवल अपना सिर नीचे रख सकते थे और अपने ऊपर पड़ रहे दबाव को सहन कर सकते थे, जो किसी भारी झरने के दबाव से भिन्न नहीं था। उसकी बातें सुनकर लियाम का चेहरा थोड़ा सा हिल गया, लेकिन शुक्र है कि उसकी हत्या की गंशा उस तक पहुंचने से पहले ही उसने अपनी मनशक्ति का उपयोग करके एक अवरोध बनाकर खुद को सुरक्षित कर लिया। लेकिन शुक्र है कि ऐसा लगता है कि उसका पुनर्जन्म जल्द ही होगा, इसलिए मुझे इतनी दूर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसने धीरे से कहा। उसके शब्दों की क्रूरता के बावजूद उसकी आवाज़ सुंदर और सुरीली थी, जो कानों को बेहद सुकून दे रही थी। हालांकि लियाम मन ही मन बस कड़वी मुस्कान ही दे सका। यह महिला सैकड़ों वर्षों तक यहाँ बंद रहने के बाद भी जरा भी नर्म नहीं हुई है न? आज भी वह दुस्वप्नों की रानी की अपनी उपाधि पर खरी उतरती है। लियाम ने अपनी पीठ पर पसीने की ठंडी बूंदें बहती महसूस करते हुए सोचा, यदि वह यहाँ सभी का वध करना चाहती और मंदिर को नष्ट करना चाहती, तो वह ऐसा करने में पूरी तरह सक्षम थी, क्योंकि वह सृष्टि के ईश्वर की सर्वोच्च अनुचर यूं ही नहीं थी। मालिक, कृपया जल्दी करें और हमारी खातिर यहाँ आएं, उसने मन ही मन विनती की। हालांकि लियाम का ओहदा मियां से ऊंचा है, पर वह जानता था कि उसकी ताकत उसके स्तर के आसपास भी नहीं है। वह मुख्य रूप से अपनी प्रभावशाली रणनीतियों के लिए जाने जाते हैं, कौशल के मामले में उनकी युद्ध क्षमताएं मियां के आसपास भी नहीं थीं। उसने अकेले ही अनगिनत राक्षसों का वध किया था, या यूं कहें कि सृष्टि के देवता की सेना में वह प्रथम सेनापति थी। ये स्वाभाविक ही था, क्योंकि लियाम जैसा व्यक्ति भी उससे आमने सामने की लड़ाई में आत्मविश्वास से लबरेज नहीं था। आहम, खैर, क्या आप मेरे पीछे सृष्टि के दर्पण तक आ सकती हैं, लेडी मिया? लियाम ने विषय बदलते हुए पूछा। मिया ने 1 मिनट तक उसे देखा और फिर धीरे से सिर हिलाया। खुशी से, उसने जवाब दिया। फिर लियाम खड़ा हुआ और सुनहरे दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही वहां खड़ी एक और महिला ने उसे आसानी से खोल दिया। बाहर निकलने से पहले उसने अपना सिर हिलाया। मिया चुपचाप लियाम के पीछे पीछे चलते हुए उस महिला की ओर देखे बिना ही उसके पास से गुजर गई। दालान की छत ऊंची थी और उस पर बहुत सारे आभूषण लटके हुए थे। वे 5 मिनट तक चले और फिर एक लकड़ी के दरवाजे पर पहुंचे, जिस पर सुनहरा हैंडल था। लियाम ने आसानी से दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। उसके पीछे गया और 2 अन्य महिलाएं भी थीं। कमरा अंदर से इतना विशाल और विलासिता से भरा था कि किसी उच्च पदस्थ कुलीन व्यक्ति के घर में भी ऐसा नहीं होता। वहां कई सोफे और मेजें रखी हुई थीं, सुनहरे फूलों के फूलदान और पौधे थे जिन्हें आमतौर पर बाहरी दुनिया में नहीं देखा जा सकता। हालांकि वहां एक ऐसी वस्तु थी जो आंखों से छिपी नहीं रह सकती थी। वह एक बड़े आकार का सुनहरा दर्पण था जिसके किनारों पर विभिन्न रंगों के कई रत्न जड़े हुए थे। हालांकि यह सैकड़ों सालों से यहाँ है, फिर भी इस सुनहरे दर्पण में एक खूबसूरत चमक थी। रत्न मन मन चमक रहे थे, मानो किसी चीज से प्रतिक्रिया कर रहे हों, लेकिन वह कुछ क्या था, यह उन्हें पता नहीं था। लियाम ने सृष्टि के दर्पण को थोड़ी जटिल आंखों से देखा, क्योंकि भले ही वह भविष्य के बारे में जानने को उत्सुक था, लेकिन वह सृष्टि के दर्पण का उपयोग नहीं कर सकता था। मिया के खूबसूरत चेहरे पर भी ऐसी ही अभिव्यक्ति थी। जब स्वामी जीवित थे, तब सृष्टि का दर्पण कभी कभी ऐसे ही चमकता था, लेकिन अब ये प्रतिक्रिया क्यों कर रहा है? क्या यह उसके पुनर्जन्म के कारण हो सकता है? लेकिन उसका पुनर्जन्म इस द्वीप से बहुत दूर होना चाहिए, है ना? उनके बीच का संबंध इतना मजबूत कैसे हो सकता है कि सृष्टि का दर्पण इतनी तीव्र प्रतिक्रिया दिखा रहा है? लियाम ने संदेह से पूछा, हालांकि आसपास कोई भी उसके सवाल का जवाब नहीं दे सकता था। मिया को भी नहीं पता था, और वह अतीत में सृष्टि के ईश्वर के बेहद करीब थी। मुझे भी नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन ये सच है कि यह हो रहा है, इसे अच्छी बात कहा जा सकता है।
मुझे पूरा यकीन है कि हम जल्द ही अपने नए मालिक से मिलेंगे, उसने कहा। उसकी नीली आंखें धीरे से सिकुड़ गईं और उसके होंठ ऊपर की ओर उठ गए। लियाम ने केवल अपना सिर हिलाया। यद्यपि उसके मन में कई प्रश्न थे, वह जानता था कि निकट भविष्य में उनका उत्तर मिल जाएगा। जब वह गुड़कर जाने ही वाला था कि कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सृष्टि के दर्पण पर लगे 6 रत्न तब तक चमकते रहे जब तक कि वे चमकदार रोशनी में परिवर्तित नहीं हो गए, जिससे कमरे के भीतर मौजूद लोगों की दृष्टि अवरुद्ध हो गई। छी, ये प्रतिक्रिया! दर्पण सक्रिय हो रहा है, गिया हक्की बक्की होकर चिल्लाई। सृष्टि के दर्पण की चमकदार रोशनी धीरे धीरे शांत हो गई और दर्पण का कांच तब तक घूमता रहा जब तक कि उसमें किसी व्यक्ति की छवि दिखाई नहीं देने लगी। दर्पण में जो आकृति दिखाई दी, उसमें एक सुंदर युवक था जिसके बाल थोड़े लंबे और काले थे। उन्होंने एक काला कोट पहना था जिस पर हल्की रोशनी पड़ रही थी जो उनके काले चमड़े के कोट की धारियों को रोशन कर रही थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। ये गुरु का पुनर्जन्म है? मिया ने पूछा, जैसे उसकी खूबसूरत नीली आंखें सृष्टि के दर्पण में प्रतिबिंबित लड़के के हर पहलू को देख रही थी। लियाम ने आह भरने से पहले लड़के को ध्यान से देखना जारी रखा। ऐसा लगता है, हालांकि हम उस दिन तक 100% निश्चित नहीं हो सकते जब तक वह युवक सृष्टि के प्रतीक के साथ इस द्वीप पर न आ जाए। लियाम ने अपने नए स्वामी से मिलने की उत्सुकता से मुट्ठी भींचते हुए कहा। मिया ने सिर हिलाया। वह उत्सुक थी कि सृष्टि का दर्पण अचानक अपने आप कैसे सक्रिय हो गया, क्योंकि जहां तक वह जानती है, केवल विशाल मानस वाले देवता ही इसका उपयोग कर सकते हैं। और फिर भी अभी हम उस दिन की तैयारी करेंगे, लियाम ने कहा और दर्पण से अपनी पीठ मोड़ ली जो सामान्य हो गया था और कमरे से बाहर निकल गया। अन्य लोग भी शीघ्र ही उसके पीछे चले गए और दरवाजा एक हल्की चरमराहट की आवाज के साथ बंद हो गया। हालांकि उसके बाद कुछ अप्राकृतिक घटित हुआ। सृष्टि का दर्पण, जो सामान्य हो गया था, फिर से चालू हो गया था। रत्न चमक उठे और शीशे पर एक और युवक दिखाई दिया। इस युवक के बाल हल्के लाल थे जिनमें चांदी की झलक थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। वह सफेद कोट पहने हुए थे और उनके चारों ओर एक दबंग आभा थी। लगभग 10 मिनट के बाद दर्पण सामान्य हो गया और कमरा एक बार फिर अंधेरे में डूब गया।